स्टूडेंट, अब हम देखते हैं डाल्टन की थ्योरी कि डाल्टन ने किस प्रकार अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक आय इन दोनों का विश्लेषण किया। कि किसी देश में जब सरकार सार्वजनिक व्यय करती है तो उसका सामाजिक कल्याण पर क्या प्रभाव पड़ता है। सार्वजनिक व्यय का सामाजिक कल्याण से संबंध है और सार्वजनिक आय का सामाजिक त्याग से संबंध है। तो प्रोफेसर डाल्टन ने इस प्रकार सार्वजनिक व्यय और लाभ और सार्वजनिक आय और त्याग इन दोनों की रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले S1 सबसे पहला जो है वो सार्वजनिक लाभ का वक्र है, S2 दूसरा सार्वजनिक लाभ का वक्र है और S3 तीसरा सामाजिक लाभ का वक्र है। कि जब किसी देश की सरकार OM तक का सार्वजनिक व्यय करती है, जब किसी देश की सरकार OM तक का सार्वजनिक व्यय करती है तो SS जो है वो सामाजिक लाभ वक्र होता है। उसके बाद जब देश की सरकार ON करती है तो S2 सामाजिक लाभ का वक्र है और जब सरकार OP सार्वजनिक व्यय करती है तो S3 जो है वो सामाजिक लाभ के वक्र है। तो इस प्रकार इस रेखा चित्र में सार्वजनिक व्यय और लाभ को बताया गया है कि सबसे पहले S1, S2, S3 ये सामाजिक व्यय के जो है वो सीमांत लाभ वक्र हैं कि सामाजिक व्यय कर सार्वजनिक व्यय करने के बाद किसी देश में किस प्रकार लाभ वक्र जो है वो उत्पन्न होते हैं। और ये लेफ्ट से राइट जो है इनकी शिफ्टिंग है, लेफ्ट जो है वो इनका ओरिजिन पॉइंट है और फिर ये इस स्टाइल से यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये पॉजिटिविटी को शो कर रहे हैं कि सार्वजनिक व्यय का बढ़ना सार्वजनिक लाभ को बढ़ाने का संकेत देता है कि जब किसी देश की सरकार सार्वजनिक व्यय की मात्रा बढ़ा देती है तो सामाजिक सीमांत लाभ की मात्रा भी बढ़ जाती है। देन देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इस वक्र के और इस व्यय के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। व्यय बढ़ता जा रहा है तो ये वक्र ऊपर की ओर शिफ्टिंग होती जा रही है, फॉरवर्ड शिफ्टिंग है। और जो हाईएस्ट वक्र है वो हाईएस्ट ऊंचे सीमांत लाभ वक्र को जो है शो कर रहा है और नीचा जो वक्र है वो नीचे सीमांत लाभ के वक्र को शो कर रहा है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जब ये है सीमांत लाभ के वक्र हैं जो मद 1, 2, 3 पर खर्च किए जाते हैं। S1 पहली मद पर खर्च किया जाता है, S2 दूसरी मद पर खर्च किया जाता है और S3 जो है वो तीसरी मद पर खर्च किए जाते हैं। ये सार्वजनिक व्यय अलग अलग मदों पर जो है वो खर्च किए जाते हैं। तो जब सरकार OM स्तर का व्यय OM स्तर तक का जो व्यय है वो मद 1 पर करती है। सबसे पहले किसी देश की सरकार OM स्तर तक का जो व्यय होती है वो मद 1 पर करती है, ON स्तर तक का जो व्यय है वो मद 2 पर करती है और OP स्तर का जो सार्वजनिक व्यय है वो मद 3 पर करती है। तो इस प्रकार ये तीनों वक्र जो है वो 1, 2, 3 मदों पर किए जाने वाले सार्वजनिक व्यय को बताते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये सीमांत लाभ वक्र है। यहाँ इनको लिख सकती हूँ मैं कि ये जो है वो सीमांत लाभ वक्र है, लाभ वक्र। और यहाँ पर हम दिखाए हैं। अब देखिए कि जब सरकार ओपी स्तर का इन 3 पर करती है, वे सभी मामलों में अब इन सभी व्ययों पर सरकार को जो मूल लाभ प्राप्त होता है, इन सभी व्ययों को करने के बाद समाज में जो लाभ होता है वो लाभ कितना है ये बताने की कोशिश की गई है। सबसे पहले OM स्तर का जब व्यय मद 1 पर किया जाता है तो लाभों की प्राप्ति होती है M1M तक। सबसे पहले OM स्तर तक का जब सार्वजनिक व्यय किया जाता है तो लाभों की प्राप्ति होती है M1 से M तक। उसके बाद दूसरी मद पर जब ON स्तर का व्यय किया जाता है तो लाभों की प्राप्ति होती है N1 से N तक। उसके बाद OP स्तर का व्यय जब मद 3 पर किया जाता है तो लाभों की प्राप्ति होती है N2 P तक। अब these all are equal, M1M equal to N1N and N2 equal to P and it is equal to OG। ये जो आपका OG का स्तर है ये इसके बराबर है। तो इसलिए कुल सामाजिक लाभ जो है यहाँ पर अधिकतम है। अब ये पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर से किए गए लाभों को शो कर रहा है।
अब यहाँ पर कुल सामाजिक लाभ आपको प्राप्त हुआ वो कितना हुआ, OMM1G। सबसे पहली मद पर जब हमने किया तो पहली मद पर करने पर जो कुल लाभ की प्राप्ति होती है वो ये रेक्टेंगुलर पार्ट है, OMM1G, OMM1G। दूसरी मद पर जब हम लाभ करते हैं, दूसरी मद पर यहाँ पर ON स्तर तक का किया जाता है, तो दूसरे लाभ जो होंगे वो इस दोनों के रेक्टेंगुलर पार्ट जितने होंगे, OMN2G, OMN2 और G तक का होगा। तीसरी मद पर जो किया गया लाभ है वो ये है, OP स्तर का है, और इससे जो कुल लाभों की प्राप्ति हो रही है वो हो रही है आपको OPN2G। अब हम इन तीनों को प्लस कर लेते हैं, इन तीनों को प्लस कर लेते हैं, पहला ये, दूसरा ये दोनों, और तीसरा ये तीनों, इन सबको प्लस कर लेते हैं तो जो कुल अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति होती है वो बहुत अधिक होती है। तो किसी देश की सरकार अगर सार्वजनिक व्यय को इस प्रकार अलग अलग मदों पर इस प्रकार करती है तो अधिकतम सामाजिक लाभ की जो प्राप्ति होती है वो सबसे अधिकतम होगी यदि समान सीमांत लाभ के सिद्धांत पर नहीं चला जाए। अब सपोज कीजिए आप इस सिद्धांत पर नहीं चलना चाहते हो, आप कोई अलग ही थ्योरी अडॉप्ट करना चाह रहे हो, तो आप इस सिद्धांत पर नहीं चल के किसी अलग सिद्धांत का पालन करना चाह रहे हो, तो फिर आपको अधिकतम सामाजिक लाभों की प्राप्ति नहीं होगी, किसी भी देश की सरकार को अधिकतम लाभों की प्राप्ति नहीं होगी। अब ये कहा गया है कि सपोज कीजिए, यहाँ तक आपके समझ में आया होगा शायद। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो OMN जो एक्सपेंडिचर था पहले हमने मद 2 पर किया था, और OP स्तर का जो व्यय है वो हमने मद 3 पर किया था। अब वो कह रहे हैं कि इंटरचेंज कर करके देख लीजिए आप कि ON जो है वो मद 3 पर करिए, ON आप मद 3 पर करिए, और OP अब आप मद 2 पर कीजिए, फिर आप लाभों की तुलना कर करके दीजिए, अधिकतम सामाजिक लाभ जो प्राप्त होंगे वो आपको कम होंगे। तो सरकार को सार्वजनिक व्यय को इसी प्रकार बांटना होगा। अब अगर हमने यहाँ पर मैंने कहा इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज करने पर क्या होगा, N और N1 इज ग्रेटर देन क्या होगा, PN2, क्योंकि इसमें 2 पार्ट इंक्लूड हो गए और ये अकेला रह गया, इसलिए इट इज ग्रेटर देन हो। परंतु मद 3 से प्राप्त कुल लाभ जो है, मद 3 से जो प्राप्त हुआ आपको कुल लाभ वो है आपका N, N1, NP, N2। मद 3 से जो आपको कुल लाभ प्राप्त होगा वो N, N1, P और N2 तक का होगा। तो इस प्रकार ये कह रहा है कि यहाँ पर अधिकतम सामाजिक लाभ को प्राप्त करने के लिए हमें उसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। यह हानि लाभ से अधिक है, और यहाँ पर जो हमें लॉस हो रहा है ये लॉस है वो ग्रेटर है हमारे प्रॉफिट की तुलना में, जो हमें पहले प्रॉफिट हुआ था उसकी तुलना में ये है वो हानि गलत है, क्योंकि ये हमारी आय गिर गई, N1 PN2 तक की हमारी जो है वो लाभ गिर गए, इस वजह से ये हानि ज्यादा है उस प्रॉफिट के कंपैरिजन में। तो लाभ को अधिकतम करने के लिए मद 3 के व्यय को बढ़ाना होगा। अब अगर गवर्नमेंट चाहती है कि समाज में लाभ हो, तो मद 3 पर जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, मद 3 पर जो हम सार्वजनिक व्यय कर रहे हैं, उस सार्वजनिक व्यय को तो हमें बढ़ाना होगा, और मद 2 के सार्वजनिक व्यय को हमें कम करना होगा। देखिए वापस समझ लीजिए, यहाँ तक आपके समझ में आ गया, OMN1P, फिर मैंने इसको ऐड किया, और तीसरे बार में इसको ऐड किया, तीनों को ऐड करते हैं तो अधिकतम सामाजिक लाभों की प्राप्ति होती है। ये अधिकतम सामाजिक लाभ मैक्सिमम होते हैं। इंटरचेंज कर करके देख लिए, ON जो है मद 3 पर करिए और OP मद 2 पर करिए। जब हम ये 3 और 2 की इंटरचेंज करते हैं तो कंडीशन ऐसे होती है, N2 इज ग्रेटर देन PN2। यह बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब अगर हम यहाँ तक होगा, अब सरकार यदि ON राशि मद 3 पर करेगी तो ये कंडीशन होगी, परंतु 3 मद से प्राप्त कुल लाभ गिर जाएगा। मद 3 पर जो हमें कुल प्रॉफिट पहले ज्यादा हो रहा था अब वो डाउनफॉल में आ जाएगा, यहाँ हम लॉस की कंडीशन में होंगे और वो लॉस इसके बराबर होगा।
तो लॉस इज ग्रेटर देन प्रॉफिट, जो हमें पहले प्रॉफिट हुआ था उसके कंपैरिजन में लॉस ज्यादा है। अतः सार्वजनिक व्यय को मद 3 पर तो बढ़ाना होगा और मद 2 पर हमें सार्वजनिक व्यय को कम करना होगा। और ऐसा कम करने पर हम तब तक जारी रखेंगे, और ये प्रतिस्थापन की प्रक्रिया हम तब तक जारी रखेंगे जब तक कि हमारा अधिकतम सामाजिक लाभ अधिक नहीं हो जाए। अब यहाँ पर तो ये बता दिया। अब इधर देखिए, यहाँ पर हमें बताया गया है पब्लिक रेवेन्यू, राजस्व के बारे में बताया गया है कि राजस्व का संबंध किस प्रकार है। राजस्व मीन सरकार करों से आय प्राप्त करती है। तो जब सरकार करों से आय प्राप्त करती है तो वापस वही बिंदु है आपके एम, एन और पी, इसी प्रकार के बिंदु आपके लिए गए हैं। पहला ओ एम पहले सोर्सेज से प्राप्त आय है, ओ एन दूसरे सोर्सेज से प्राप्त इनकम है, और ओ पी तीसरे सोर्सेज से प्राप्त इनकम होती है। तो यहाँ पर अब इस चित्र को समझने के लिए देखिए, यहाँ आपके राइट से लेकर के यहाँ से लेकर के वहां तक आपकी फॉरवर्ड शिफ्टिंग है, ये शिफ्टिंग जो है वो अपवर्ड हो रही है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जैसे ही राजस्व बढ़ा दिया जाता है, कर बढ़ा दिया जाता है, सैक्रिफाइस हाई हो रहा है, कर और बढ़ाया सैक्रिफाइस और ज्यादा हुआ, कर और बढ़ाया सैक्रिफाइस और ज्यादा हुआ, अर्थात समाज में त्याग की अनुभूति ज्यादा हो रही है। जितना सरकार कर लगाती जा रही है, जनता का त्याग उतना ही बढ़ता जा रहा है, और ये त्याग लगातार कंटिन्यूस हाई हो रहा है। देखिए जैसे जैसे करों से सरकार आय प्राप्त करने की कोशिश कर रही है, हमारा ये जो है वक्र बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर राजस्व के मामले में सबसे पहले S1, S2, S3 जो है वो हमारे सीमांत त्याग के वक्र है। ये जो वक्र है वो है हमारे सीमांत त्याग वक्र। ये वक्र जो है वो हमारे सीमांत त्याग के वक्र कहलाएंगे। S1, S2 और S3। S1 पहले आय कम, कर कम था, S2 कर बढ़ा, S3 कर और बढ़ा। तो इस प्रकार से ये लास्ट वाला S3, S2 और S वक्र है, और ये जो है हमारे सीमांत त्याग के सूत्र है। ये जो है वो सीमांत त्याग का वक्र है। अब सबसे पहले OM स्तर तक जो आय का सूत्र है वो मद 1 से है। ON स्तर तक का जो आय का सूत्र है वो आपका मद 2 से है, और OP स्तर तक आय का जो सूत्र है वो मद 3 से है। इस प्रकार समझ में आ गया, जो सोर्सेज हैं वो 1, 2, 3 उससे संबंधित है। एक बार, दो बार, 3 बार लगाया जाता है। अब यहाँ पर बताया कि जब सरकार कर के OM स्तर, कर का स्तर क्या है हमारा OM, जब सरकार OM कर का स्तर रखती है तो एक सूत्र से इनकम प्राप्त होती है, ON सूत्र 2 से और OP सूत्र 3 तक पहुंचते हैं। तो सीमांत त्याग का जो स्तर होता है वो देखिए, सबसे पहले OM, M1 और G। सबसे पहले सीमांत त्याग का स्तर क्या था, OM, M1 और G। पहली बार में ये त्याग का स्तर होता है। फिर दूसरी बार में त्याग का स्तर क्या हो जाता है, ON, N1 G, ON, N1 G। तीसरी बार में जो त्याग का स्तर होता है वो क्या होता है, OP, N2 G, OP, N2 G। तो इस प्रकार त्याग का जो स्तर है हमारा, ये है इन तीनों मदों पर खर्च किए जाने पर कुल त्याग का स्तर इतना पहुंच जाता है। जैसे वहां पर कुल लाभ का बराबर होता था, यहाँ पर ये कुल त्याग को शो कर रहा है, बराबर है हमारा कुल त्याग। जो 3 प्रकार के कर सरकार ने लगाए, उन 3 प्रकार के करों के बाद समाज का जो कुल त्याग होगा वो इतना होगा। वापस समझ लीजिए, ये त्याग का वक्र है, 1, 2, 3, 1, 2, 3 त्याग का वक्र है। सबसे पहले जब सरकार पहले प्रकार का कर लगाती है तो समाज में जो त्याग होता है वो M1 तक का होता है, उसके बाद दोबारा लगता है तो N1 तक पहुंच जाता है, तीसरी बार लगता है तो P N2 तक का हो जाता है। इस प्रकार ये तीनों से जो त्याग है वो बिल्कुल बराबर है। देखिए सबसे पहला
m n1 इज इक्वल टू n n1 इज इक्वल टू p n2। तो यहाँ पर प्रत्येक सूत्र से, ये पहले से था, ये दूसरे से था, ये तीसरे था, ये तीनों अलग अलग प्रकार के कर के सोर्सेस थे और ये त्याग की मात्रा को बता रहा है कि पहले प्रकार के कर से जो त्याग हुआ वो दूसरे प्रकार के कर का त्याग और तीसरे प्रकार के कर का त्याग, और ये तीनों प्रकार के कर के त्याग जो है वो बिल्कुल बराबर हैं और इसको हम ओजी के बराबर मान सकते हैं कि जो त्याग हो रहा है अलग अलग मदों से वो बिल्कुल बराबर है और ये ओजी तक हो गया। तो ओजी हमारा क्या हो गया? कुल त्याग, और ओजी ही था हमारा कुल सीमांत लाभ। यह कुल सीमांत त्याग हो गया और ये कुल सीमांत लाभ हो गया। इधर से जब हम एक्सपेंडिचर को देखते हैं तो ओजी है वो हमारा कुल सीमांत जो है वो लाभ बता रहा है, और यहाँ अगर हम राजस्व को देख रहे, कर को देख रहे हैं तो ओजी हमारे कुल सीमांत त्याग को बता रहा है। इट मीन्स ओजी इक्वल टू ओजी इक्वल टू सीमांत लाभ, जो हमारा सीमांत लाभ है इट इज इक्वल टू सीमांत त्याग। सीमांत लाभ सीमांत त्याग के बराबर है, अतः यहाँ पर अधिकतम सामाजिक लाभों की प्राप्ति हो रही है। अधिकतम सामाजिक लाभ है वो बराबर है, और जब आप कुल त्याग को देख रहे हो तो कुल त्याग जो है वो आपके इस कुल प्रॉफिट के, कुल इस सीमांत लाभ के बराबर है। तो यहाँ पर डाल्टन के अनुसार अधिकतम सामाजिक लाभ और अधिकतम सीमांत सामाजिक त्याग और सीमांत सामाजिक लाभ दोनों बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल होने की वजह से इस प्रकार समाज में जो है वो अधिकतम लाभों की प्राप्ति हो रही है। एक बार अच्छे से देख लेना, दोनों वक्र को देख लेना। ओ एम पहले प्रकार के सूत्र के कर से जो है वो आय प्राप्त होती है, ओ एन दूसरे प्रकार के कर के सूत्र से आय प्राप्त होती है, और ओ पी जो है वो तीसरे प्रकार के कर के सूत्र से जो है आय प्राप्त करती है सरकार। पहली बार में जो त्याग होता है वो M1 के बराबर होता है, दूसरी मत का जो त्याग है वो N2 के बराबर है, और तीसरी मत पर जो त्याग होता है वो PN के बराबर है, सीमांत त्याग। और कुल OM M1G ON N2G OP N2G कुल जो था त्याग हमारा वो उतना था। तो कुल लाभ कुल त्याग बिल्कुल बराबर, सीमांत लाभ सीमांत त्याग बिल्कुल बराबर। ऐसी कंडीशन में समाज में अधिकतम सामाजिक लाभों की प्राप्ति होती है।